हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल राय सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो डेडिकेटेड है इग्नू के एमबीए के एमएमपीसी 16 इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किसी मल्टीनेशनल फर्म को एक्सपैट्रिएट मैनेजरियल परफॉर्मेंस के अप्रेजल में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और किसी मल्टीनेशनल फर्म की जो कंपेंसेशन पॉलिसीज होती हैं उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इस वीडियो में मेरा यह प्रयास है कि मैं आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दूं, जिससे आप सभी इनेबल हों अपने वर्ड्स में इस क्वेश्चन से रिलेटेड 3 to 4 पेजेस इजीली लिख सकें। अगर आप इस शीट में, इस टेबल में जो एस्पेक्ट्स, जो कीवर्ड्स बताए गए हैं उसको थॉरली समझ जाएंगे, और इससे रिलेटेड मैंने काफी एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया है। उन एग्जांपल्स की आपको यदि क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इस टॉपिक से इजीली 3 to 4 पेजेस अपने असाइनमेंट्स में आप लिख सकते हैं। और अगर इससे, चूंकि इग्नू का जो असाइनमेंट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये उस सिलेबस के सारे कंप्लीट एस्पेक्ट को कवर करते हैं, इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि इन असाइनमेंट्स की डीप स्टडी की जाए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में भी आता है तो आप सभी कर सकें। मेरा यह प्रयास है कि मैं आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिनिमम टाइम में दूं, जिससे कि आप क्वालिटी कंटेंट अपने असाइनमेंट में, अपने एग्जाम्स में और इन फ्यूचर कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ भी आपसे पूछा जाता है तो आप कुछ बोल सकें और कुछ लिख सकें। ये वीडियो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए मैं सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर इग्नू एमबीए से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, जो भी असाइनमेंट हैं, जो भी उस सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, मैं सभी आपको कवर करूं और इसी तरह से आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद अप्रेजल ऑफ एक्सपैट्रिएट मैनेजरियल परफॉर्मेंस। व्हाट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीनेशनल फर्म with regard to its compensation policies। सो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि जो एक्सपैट्रिएट मैनेजरियल परफॉर्मेंस का अप्रेजल अगर कोई मल्टीनेशनल फर्म करती है तो उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को कवर करते हैं, देन सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। इस पार्ट में मैं सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कीवर्ड्स के मतलब बताऊंगा, फिर उसके चैलेंजेस को डिस्कस करूंगा और उस चैलेंजेस से रिलेटेड जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करूंगा, ताकि आपको इस टॉपिक की 360 डिग्री कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो और आप इजीली असाइनमेंट को अपने वर्ड्स में लिख सकें। मेरा यह सजेशन है कि आप असाइनमेंट्स को जरूर अपने वर्ड्स में लिखें, कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेकर के कॉपी पेस्ट कभी ना करें, तभी इस असाइनमेंट का जो रियल मोटिव है वो कंप्लीट होगा। सो इस क्वेश्चन के जो मेन कीवर्ड है, सबसे पहला एक्सपैट्रिएट मैनेजर। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक्सपैट्रिएट मैनेजर क्या होता है। तो एक्सपैट्रिएट मैनेजर वो होता है जो, अगर कोई मल्टीनेशनल फर्म है वो किसी कंट्री ए से बिलोंग करती है और किसी कंट्री बी में अपने बिजनेस को कर रही है, तो यदि वो अपना कोई मैनेजर, अपना कोई एम्प्लॉय कंट्री ए से उस दूसरी कंट्री बी में, उस फॉरेन कंट्री बी में उस मैनेजर को, उस एम्प्लॉय को वहां डिप्यूट करे, तो वो मैनेजर एक्सपैट्रिएट मैनेजर कहलाता है। सो ये क्लियर हो गया एक्सपैट्रिएट मैनेजर क्या होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि कोई अगर कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है तो वो अपने नेशन का, अगर उसका कोई मैनेजर है, उसको जिस दूसरे नेशन में वो बिजनेस कर रही है वहां पे डिप्यूट करती है, तो जो इस तरह का मैनेजर होता है उसको एक्सपैट्रिएट मैनेजर कहते हैं। दूसरा, अप्रेजल का मतलब आपको पता होना चाहिए। अप्रेजल किसी कंपनी में जो इंप्लॉइज वर्क करते हैं, जो मैनेजर्स वर्क करते हैं, उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उन सभी के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन किया जाता है, ताकि उनको टाइमली प्रमोशन दिया जा सके और कंपनी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में, इंपॉर्टेंट एम्स में उनका पार्टिसिपेशन कराया जा सके। सो इन इंप्लॉइज का, इन मैनेजर्स का जो परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है उसको अप्रेजल करते हैं। सो आपको यह क्लियर हो गया कि एक्सपैट्रिएट मैनेजर क्या होता है और अप्रेजल क्या होता है। अब हम समझते हैं कि एक्सपैट्रिएट मैनेजरियल परफॉर्मेंस के अप्रेजल में
किसी इंटरनेशनल फर्म को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो अगर इसका मीनिंग है कि एक एक्सपेट्रिएट मैनेजर है जो कि किसी कंपनी जो कंट्री ए से बिलोंग करती है दूसरी कंट्री बी में भेजा गया है, और उस मैनेजर का उस कंपनी को यदि परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला, अब दो चीजें बहुत ही क्लियर है कि उसके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन 360 डिग्री इवैल्यूएशन होता है कि इवैल्यूएशन सिर्फ सीनियर्स से ना करा करके सबसे इवैल्यूएशन कराना, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे इवैल्यूएशन कराना। इस तरह से उस जो एक्सपेट्रिएट मैनेजर दूसरी कंट्री में काम कर रहा है उसके स्टेक होल्डर्स दो हैं। सबसे पहला जो होस्ट कंट्री उसकी है, होस्ट कंट्री यानी कि जिस कंट्री में वो दूसरी कंट्री में गया है वहां के लोगों से उसका अप्रेजल कराया जाए, और दूसरा होम कंट्री के लोगों से, जिस कंट्री से वो कंपनी बिलोंग करती है उस ओरिजिनल कंट्री के लोगों से, उस ओरिजिनल कंट्री के सीनियर मैनेजर से उस एक्सपेट्रिएट मैनेजर का अप्रेजल कराया जाए। तो दोनों प्लेसेस पे हम देखते हैं कि कंपनी को उसके एक्सपेट्रिएट मैनेजर के परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन में, परफॉर्मेंस के अप्रेजल में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो मैंने इसको दो पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, बायस फ्रॉम द होस्ट कंट्री, बायस फ्रॉम द होम कंट्री। बायस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बायस फ्रॉम होस्ट कंट्री क्या है, यानी कि वो कंट्री जो दूसरी कंट्री है, जो फॉरेन लैंड है जहां पे वो मैनेजर परफॉर्म कर रहा है। तो बायस फ्रॉम द होस्ट कंट्री में हम देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे कि अगर कोई मैनेजर किसी कंपनी ए का मैनेजर है और किसी कंट्री ए से बिलोंग करता है और वो किसी दूसरी कंट्री बी में जाता है, और सपोज वहां के कल्चर्स से, वहां के कस्टम्स से वो परिचित नहीं है, वहां की लैंग्वेज से वो फेमिलियर नहीं है, तो वहां उसका कोई अच्छा डिसीजन भी ये हो सकता है कि उस कंट्री के लोग, उस कंट्री बी के लोग पसंद ना करें और उसको एक निगेटिव अप्रेजल दें। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, सपोज करिए कि यूएसए से कोई एक मैनेजर, यूएसए की कंपनी का मैनेजर इंडिया में आया हुआ है, और उसका मैनेजरियल जो एक्सपेट्रिएट मैनेजरियल परफॉर्मेंस है वो इंडिया में जो बैठे लोग हैं वहां पे जज किया जा रहा है। तो सपोज एक इंस्टेंस ऐसा आता है कि वो मैनेजर किसी पॉइंट पे डिसीजन लेने के लिए एक पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग का मेथड अपनाता है। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग क्या है कि ऐसी डिसीजन मेकिंग जिसमें मैनेजर खुद डिसीजन न लेकर के सभी इंप्लॉइज के इनपुट्स लेता है और सारे इनपुट्स को मिला करके डिसीजन लिया जाता है। इसको पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ये काफी सक्सेसफुल डिसीजन मेकिंग मानी जाती है। इसमें किसी पॉइंट के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करने के बाद, सारे इनपुट्स लेने के बाद, सभी जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पार्टिसिपेशन के बाद एक डिसीजन लिया जाता है। ये यूजुअली यूएसए में और अदर डेवलप्ड नेशन में कॉमन है, लेकिन इंडिया में अभी पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग उतनी फेमिलियर नहीं है, उतने यहां के एम्प्लॉइज, यहां के मैनेजर्स उसके उतने एकस्टम्ड नहीं हुए हैं। तो चूंकि उस यूएसए के एक्सपेट्रिएट मैनेजर ने इंडिया में आकर के पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग की और अपने सारे एम्प्लॉइज को किसी पॉइंट पे डिसीजन लेने के लिए उनके सजेशंस लिए, लेकिन पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग अच्छा होते हुए भी उस एम्प्लॉय का, उस मैनेजर का, उस एक्सपेट्रिएट मैनेजर का इंडियन सबऑर्डिनेट से, इंडियन मैनेजर से एक निगेटिव फीडबैक दिया गया। इसका रीजन था कि यहां के इंडियन सबऑर्डिनेट्स, इंडियन मैनेजर्स पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग के एकस्टम्ड नहीं थे। उन्हें यह लगा कि वो जो एक्सपेट्रिएट मैनेजर है वो डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं है, सेल्फ कैपेबल नहीं है। उन्होंने उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये पॉइंट्स मेंशन किया कि द एक्सपेट्रिएट मैनेजर इज नॉट एबल टू, नॉट सफिशिएंट टू टेक हिज ओन डिसीजंस। देयरफॉर वो सारे जो इंडियन मैनेजर्स और इंडियन सबऑर्डिनेट्स थे उसको एक निगेटिव फीडबैक दिया। इससे, इस पॉइंट से हमें यह पता लगा कि एक होस्ट कंट्री का अगर कल्चर, अगर लैंग्वेज और जो भी वहां के कस्टमाइज्ड चीजें हैं, अगर एक्सपेट्रिएट मैनेजर उनसे फेमिलियर नहीं होगा तो एक होस्ट कंट्री से भी एक बायस मिलता है। हालांकि पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग एक अच्छी चीज थी, लेकिन इंडिया में उसी पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग को काफी निगेटिव फीडबैक मिला, जिससे कि उस मैनेजर का काफी परफॉर्मेंस अच्छा होने के बावजूद वो एक्सपेट्रिएट मैनेजर का एक बैड परफॉर्मेंस में काउंट हुआ। इससे मुझे ये
होप करता हूं कि बायस फ्रॉम होस्ट कंट्री का जो आपको चैलेंज है इस एग्जांपल के साथ काफी क्लियर होगा। अब मैं दूसरा एग्जांपल डिस्कस करता हूं, दूसरा चैलेंज डिस्कस करता हूं, बायस फ्रॉम द होस्ट कंट्री। अब इसमें हम देखेंगे कि जो एक्सपेट्रिएट मैनेजर है उसके परफॉर्मेंस का अप्रेजल उसके होम कंट्री के लोग कर रहे हैं, उसके होम कंट्री के मैनेजर्स, उसके सीनियर मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या बायस हो सकता है। सबसे पहला इसमें 3 पॉइंट्स हैं, इसको अगर आप देखेंगे, पहला है बायस ड्यू टू डिस्टेंस एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस। काफी डिस्टेंस में, चूंकि वो एक्सपेट्रिएट मैनेजर दूसरे नेशन में जाके काम कर रहा है तो उससे काफी डिस्टेंस है, वो उससे वेल कनेक्टेड, वहां पे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उस सिचुएशन से ये हो सकता है कि कंप्लीटली अवेयर उसके सीनियर्स जो कंट्री ए में बैठे हैं, जो उसके ओरिजिनल लैंड में बैठे हैं, वो न हो, इसलिए एक बायस दिखाई दे। दूसरा, कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विद होम कंट्री। सपोज उस सेम कंपनी की होम कंट्री में बहुत सारी सब्सिडियरीज हैं, वो काफी सक्सेसफुल हैं, लेकिन उस दूसरी कंट्री बी में जिसमें एक्सपेट्रिएट मैनेजर है, वहां पे ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू सम जियोपॉलिटिकल रीजंस, वो कंपनी उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। बट उन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को, उन सर्कमस्टांसेस को ध्यान न देते हुए डायरेक्टली अगर उसकी होम कंट्री के जो मैनेजर्स हैं उसके परफॉर्मेंस का कंपैरिजन अपनी होम कंट्री में जो सब्सिडियरीज हैं उससे करते हैं, तो ये भी एक तरह का बायस है, क्योंकि उन्होंने उस जो सेकेंड कंट्री है उसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस का कंसिडरेशन नहीं लिया। तीसरा है परफॉर्मेंस अप्रेजल बेस्ड ऑन हार्ड डेटा। हार्ड डेटा का मतलब है प्रॉफिट, रेवेन्यू, बैलेंस शीट, ये जो नंबर्स होते हैं, जो स्टेटिस्टिक्स होती हैं, डायरेक्टली एक्सपेट्रिएट मैनेजर जो दूसरे नेशन में काम कर रहा है उसके परफॉर्मेंस का अप्रेजल इस स्टेटिस्टिक्स से किया जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा बायस है, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स से, इन डेटा से, प्रॉफिट से, रेवेन्यू से, ये सारे हार्ड डेटा से अगर उसका कंपैरिजन किया जाएगा तो ये काफी एक बैड अप्रेजल होगा, क्योंकि यहां पे उस कंट्री की, उस जो फॉरेन लैंड है, वहां की कल्चर, कस्टम, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। लास्ट पॉइंट सेम है, इग्नोरेंस ऑफ सॉफ्ट वेरिएबल। जिस तरह हार्ड वेरिएबल स्टेटिस्टिक्स को दिखाते हैं, सॉफ्ट वेरिएबल जो कल्चर है, कस्टम है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, उसको दिखाते हैं। तो अगर जो होम कंट्री में मैनेजर्स हैं वो हार्ड डेटा स्टेटिस्टिक्स को फोकस करते हैं और इग्नोर करते हैं सॉफ्ट वेरिएबल को, तो ये भी एक बहुत बड़ा बायस क्रिएट करेगा और उस मैनेजर का रियल परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं हो पाएगा। अगर इसका एक हम सिंपल सा एग्जांपल देखें तो सपोज करें कि अगर एक मैनेजर, एक्सपेट्रिएट मैनेजर कंट्री ए से कंट्री बी में गया हुआ है, कंट्री बी फॉरेन लैंड है जहां पे वो एक्सपेट्रिएट मैनेजर वर्क कर रहा है, और सपोज उस कंपनी का कंट्री बी में परफॉर्मेंस काफी खराब है, वो एक्सपेट्रिएट मैनेजर वहां पे जाता है और देखता है कि उस कंट्री में जो कंपनी है लॉस मेकिंग है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले डिसीजन लेता है कि अपनी जो होमलैंड, वहां देखता है कि उसके जो इंप्लॉइज हैं वो स्किल्ड नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, तो सोचता है कि सबसे पहले हम अपनी कंपनी के इंप्लॉइज को ट्रेंड करें। तो वो अपनी जो मदर नेशन है वहां से कुछ स्किल्ड मैनेजर्स को बुलाता है, ताकि स्किल्ड ट्रेनर्स को बुलाता है, ताकि वो इन अनस्किल्ड इंप्लॉइज को, अनस्किल्ड जो मैन पावर है उसको ट्रेंड कर सकें। तो उसके होम नेशन से सपोज मैनेजर्स आते हैं, ट्रेनर्स आते हैं, वो ट्रेन करते हैं, बट ड्यू टू लिंग्विस्टिक बैरियर्स उनकी जो लैंग्वेज है वो जो फॉरेन नेशन है उससे डिफरेंट है, ये सक्सेसफुल नहीं होता और जो ट्रेनर्स होते हैं होम कंट्री अपने लौट जाते हैं। फिर भी वो मैनेजर फर्दर डिसीजन लेता है दूसरी बार कि इस बार हम अपने होम कंट्री से ट्रेनर्स ना बुला करके जो फॉरेन लैंड है वहीं से जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, स्किल्ड एम्प्लॉइज हैं, उनको अपने होम नेशन में, अपने जो कंट्री ए है जहां पे वो कंपनी ओरिजिनेट हुई है वहां भेजें और वहां पे उनकी ट्रेनिंग करा करके वापस उनको बुलाते हैं, और वापस बुला करके ये जो स्किल्ड और लॉयल एम्प्लॉइज हैं, जो वर्किंग एम्प्लॉइज हैं, जो वर्दी एम्प्लॉइज हैं, जो बाकी के एम्प्लॉइज हैं, उनको ट्रेनिंग दे देंगे। फाइनली उसका ये डिसीजन काफी सक्सेसफुल होता है और जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग हो जाती है। लेकिन उसके जो होम कंट्री में एक्सपेट्रिएट मैनेजर के जो सीनियर्स हैं वो उसका कंपैरिजन करते हैं जो अपनी होम कंट्री में सब्सिडियरीज, दूसरी सब्सिडियरीज हैं जो कि काफी ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग है उससे, तो उसको एक बहुत ही बैड अप्रेजल मिलता है।
तो ये एक परफॉर्मेंस अप्रेजल में यहां पे भी उन मैनेजर्स ने ये लैक किया कि उस मैनेजर ने जो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी आल्दो उसको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी उसका अप्रेजल सेम नेशन में जो अदर कंपनीज हैं, अदर सब्सिडियरीज हैं, उनसे किया गया और उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल उसका खराब कर दिया गया, जिससे कि वो जो मैनेजर है वो काफी डीमोटिवेट हुआ। तो इस प्रकार के जो बायस हैं वो कंट्री को काफी, जो वो कंपनी को काफी हार्म पहुंचाते हैं। सो इस प्रकार से हम समझे कि जो बायस फ्रॉम होस्ट कंट्री क्या है, बायस फ्रॉम होम कंट्री क्या है। अब हम जो इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीनेशनल फर्म विद रिगार्ड टू इट्स कंपेंसेशन पॉलिसीज। जो कंपेंसेशन पॉलिसीज होती हैं उसके लिए कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो कैसे फ्रेम करती है, वो कंपनी क्या सोचती है उस कंपेंसेशन पॉलिसी को फ्रेम करते समय कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। सो इस क्वेश्चन को फर्दर स्टार्ट करने, जैसे उस फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हमने सीखा एक्सपेट्रिएट मैनेजर क्या होता है, अप्रेजल क्या होता है, उसी तरह यहां पे हमें पता होना चाहिए कि कंपेंसेशन क्या होता है। तो कंपेंसेशन कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर किसी कंपनी में कोई इंप्लॉइज वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क के बदले कंपनी जो भी उन्हें सैलरी देती है, वेज देती है, इंसेंटिव, पीस वर्क, बोनस, अलाउंस, फैमिली ट्रिप्स, जो भी उस ड्यूटी परफॉर्मेंस के रिटर्न में कंपनी अपने इंप्लॉइज को देती है, उसको कंपेंसेशन कहते हैं। अब यहां पे कंपेंसेशन मल्टीनेशनल फर्म के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो चीजें काफी बदल जाती हैं। जो नेशनल फर्म्स हैं, जो नेशनल इंप्लॉइज हैं, उनके कंपेंसेशन के रिस्पेक्ट में अगर मल्टीनेशनल इंप्लॉइज हैं जो दूसरी कंपनी में जाके वर्क कर रहे हैं, एक्सपेट्रिएट मैनेजर हैं, उनको कंपेंसेशन पॉलिसी डिसाइड करनी है तो काफी डिफरेंस होता है। क्योंकि कोई भी इंप्लॉय यूजुअली उस एक इनर्शिया होती है अपने होमलैंड में रहने की, उस इनर्शिया को तोड़ करके दूसरे लैंड पे, दूसरी कंट्री में उन्हें भेजना, उसके लिए उन्हें काफी अच्छा कंपेंसेशन देना पड़ता है। और ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंट्रीज पे कि क्या कंपेंसेशन देना है, किस कंट्री में उस कंपनी का इंप्लॉय जा रहा है, उस कंपनी में परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, उस कंपनी की इकोनॉमी क्या है, उस कंट्री में क्या इन्फ्लेशन है, उस कंट्री की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है। ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं इस कंपेंसेशन पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए। तो अगर हम इसको मेन देखें तो इसमें मेन 3 एस्पेक्ट में हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। जो सबसे पहला एस्पेक्ट है जॉब सेटिस्फैक्शन। चाहे वो कंपनी जो इंप्लॉय नेशनल हो या वो किसी दूसरे कंपनी में जाकर के, दूसरे कंट्री में जाकर के वर्क कर रहा हो, जॉब सेटिस्फैक्शन कंपेंसेशन पॉलिसी की सोल होती है। कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी कंपेंसेशन पॉलिसी का लास्ट एम होता है कि वो इंप्लॉय सेटिस्फाई हो। तो अगर वो इंप्लॉय अपनी जॉब से, अपने रेम्युनरेशन से, अपने कंपेंसेशन से सेटिस्फाई होगा तो वो एक अच्छा मोटिवेटेड रहेगा और कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में अपनी भूमिका अदा करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट था जॉब सेटिस्फैक्शन। दूसरा है टू प्रिवेंट जॉब स्विच। ये सबसे बड़ा पॉइंट है क्योंकि एक एक्सपेट्रिएट मैनेजर को एक दूसरी कंट्री में भेजना और उस दूसरी कंट्री के कस्टम्स, कल्चर्स, लैंग्वेज, ये सारे जो बैरियर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग देने में काफी एक्सपेंस होता है। और अगर कंपेंसेशन पॉलिसी अच्छी नहीं रही तो एक्सपेट्रिएट मैनेजर के पास ये ऑप्शन होता है कि अगर कोई दूसरी कंपनी है और वो उससे बेटर कंपेंसेशन पॉलिसी दे रही है तो वो उसमें स्विच कर जाए। तो इस जॉब स्विच को भी रोकना, कंपेंसेशन पॉलिसी मल्टीनेशनल फर्म की ऐसी होनी चाहिए कि जो एक्सपेट्रिएट मैनेजर हैं, एक्सपेट्रिएट इंप्लॉइज हैं, वो जॉब स्विच ना करें। तो और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू अट्रैक्ट स्किल्ड इंप्लॉय। ये बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि अगर किसी इंप्लॉय को अपने नेशन से दूसरे नेशन किसी कंट्री को भेजना हो तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस इंप्लॉय को एक ऑल टुगेदर ही हैज टू परफॉर्म इन डिफरेंट एटमॉस्फियर, उसको एक डिफरेंट एटमॉस्फियर में परफॉर्म करना है। देयरफॉर स्किल जो है वो इंप्लॉइज की बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपेंसेशन पॉलिसी अगर ऐसी रहे कि जो स्किल्ड इंप्लॉय है वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो तो वो उस कंपनी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट में काफी सहायता करेगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफी यूजफुल रहेगी। सो इस प्रकार हमने जाना कि एक मल्टीनेशनल फर्म के जो कंपेंसेशन पॉलिसी होते हैं उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। दूसरा, एक्सपेट्रिएट मैनेजरियल परफॉर्मेंस के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, एक्सपेट्रिएट मैनेजर क्या होता है, अप्रेजल क्या होता है, कंपेंसेशन क्या होता है, और डिफरेंट एग्जांपल्स की सहायता से हमने समझा। सो अब मुझे आशा है कि आप सभी को इस
पॉइंट से रिलेटेड एक्सपेट्रिएट मैनेजरियल परफॉर्मेंस के चैलेंजेस और कंपेंसेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स जो मल्टीनेशनल फर्म के होते हैं उससे रिलेटेड ये कीवर्ड्स आपको समझ में आए और आप अपने वर्ड्स में 3 to 4 पेजेस, बार बार मैं फोकस करता हूं, आप अपने वर्ड्स में लिखें 3 to 4 पेजेस। एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकें और इन फ्यूचर कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप बोल सकें और आप कुछ लिख सकें। लास्ट में मेरा फिर से आपसे एक यही निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं, कंप्लीट जो एस्पेक्ट है एमबीए से, इग्नू एमबीए से रिलेटेड, मैं उसको कवर करूं। थैंक यू।